हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ओरल लैंग्वेज एज फाउंडेशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, इसमें चार डिफरेंट वीडियोस के अंदर ये लेक्चर्स होंगे। सबसे पहले हम ओरल लैंग्वेज को डिस्क्राइब करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। फिर ओरल लैंग्वेज का इम्पैक्ट क्या होता है रीडिंग पर, एंड उसके बाद थर्ड वीडियो राइटिंग पर ओरल लैंग्वेज का इम्पैक्ट, एंड लास्टली हमारे पास होगा स्ट्रेटजीज कुछ देखेंगे। कुछ स्ट्रेटजीज होंगी जिसमें हम देखेंगे कि ओरल लैंग्वेज के थ्रू हम रीडिंग और राइटिंग को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। सो इनिशियली एक्सप्लोरिंग द ओरल लैंग्वेज, फर्स्ट ओरल लैंग्वेज को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ओरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन। सो एज ऑफ डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो ओरल लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल लैंग्वेज हमारे पास स्पोकन कम्युनिकेशन का एक सिस्टम आ जाता है। इसके अंदर ये हमारे पास राइटिंग या रीडिंग से रिलेटेड तो है नहीं, ये हमारे पास स्पीकिंग और लिसनिंग से रिलेटेड होता है। सो ये हमारे पास स्पोकन कम्युनिकेशन का एक सिस्टम आ गया है, इन्वॉल्विंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग एंड इंटरैक्ट। इसके अंदर हो क्या रहा है, हमारे पास लिसनिंग होती है और स्पीकिंग होती है। सो लिसनिंग और स्पीकिंग को मर्ज करके, दोनों को साथ मिला के जब हम मीनिंग बना रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और इंटरेक्शन कर रहे होते हैं विद पीयर्स और समवन एल्स, ठीक है, तो वो हम ये जो हमारे पास एक सिस्टम बन चुका है स्पोकन कम्युनिकेशन का, लिसनिंग और स्पीकिंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, और उसके थ्रू मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो इसको हम ओरल लैंग्वेज का नाम देते हैं। आगे बात कर रहा है जी, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ लेटर लिटरेसी डेवलपमेंट। हमारे पास जो आगे लिटरेसी डेवलपमेंट है, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग है, ठीक है, तो उसका बेस जो है वो भी हमारे पास ओरल लैंग्वेज ही रखती है। हम किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हैं या कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, सो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सो इनिशियली हमारे पास आ जाती है लिसनिंग। ठीक है, सबसे पहले कोई भी पर्सन लैंग्वेज को लिसन करता है। कोई बच्चा है तो सबसे पहले वो वर्ड्स को लिसन करता है। लिसनिंग के बाद वो उस लैंग्वेज को यूज़ करता है स्पीकिंग के अंदर। द चाइल्ड स्पीक्स, सही है। सो इसकी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने के लिए हम सबसे पहले लिसनिंग का यूज़ कर रहे हैं। लिसनिंग के बाद हम यूज़ करते हैं स्पीकिंग का। पहले हम सुनते हैं वर्ड्स और नॉलेज को गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, वर्ड पावर बिल्ड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन हमारी बिल्ड होती है। उसके बाद वही सारी चीज़ें हम जो है अप्लाई करते हैं, बातें करते हैं, स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा, सो लिसनिंग और स्पीकिंग हमारे पास लैंग्वेज को सीखने के फर्स्ट इनिशियल्स आ जाते हैं। हम पहले लिसन करते हैं, फिर स्पीकिंग करते हैं। स्पीकिंग में हमारे पास बेस जब डेवलप होता है, उसके बाद हम मूव करते हैं लेटर लिटरेसी की तरफ। यहाँ पे जो बात हुई है लेटर लिटरेसी। अच्छा, लेटर लिटरेसी में हमारे पास अगर रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं सो रीडिंग और राइटिंग हमारे पास इसके बाद ही शुरू होता है। ठीक है, स्पीकिंग हमने कर ली। स्पीकिंग के बाद अगर हम बात करते हैं कि बच्चा जो स्कूल जा रहा है या घर पे ही सीख रहा है, तो उससे पहले तो रीडिंग कराई जाती है। स्पीकिंग के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या आता है, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग आ जाती है। रीडिंग के बाद अगर हम बात करते हैं तो रीडिंग के बाद हमारे पास लास्ट में आता है राइटिंग। सो ये जो लैंग्वेज की चार स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सो एक सीक्वेंस के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास डेवलप होती हैं। सो ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन आ गया ओरल लैंग्वेज का। सिंपली अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो अच्छा, सबसे पहले अगर बात करूँ तो ओरल लैंग्वेज इज़ द सिस्टम। ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन, ठीक है, इन्वॉल्विंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसके अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग होते हैं। किस पर्पज़ के लिए, टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग बनाने के लिए, एंड टू इंटरेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कन्वर्जेशंस के लिए। ठीक है,
इट फॉर्म्स द बेस ऑफ लेटर लिटरेसी डेवलपमेंट। हमारे पास जो आगे की लिटरेसी डेवलपमेंट होगी उसका बेस, उसकी फाउंडेशन जो है वो यहीं ओरल लैंग्वेज जो है इसी के थ्रू रखी जाती है। और सीक्वेंस के अंदर ये सारी चीज़ें सीखते हैं हम। जैसे मैंने बताया, लिसनिंग आती है पहले, लिसनिंग के बाद आती है स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद हमारे पास आती है रीडिंग, और रीडिंग के बाद हम सीखते हैं राइटिंग। सो सीक्वेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो ये था हमारे पास फर्स्ट जी, इंट्रोडक्शन टू ओरल लैंग्वेज। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे एक बात कही गई है, ओरल लैंग्वेज इज नॉट जस्ट टॉकिंग। ओरल लैंग्वेज सिर्फ बातें करने की या बातें करने का नाम नहीं है। इट इज थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटरेक्टिंग थ्रू वर्ड्स। ओरल लैंग्वेज हमारे पास सोच है, हम रीजनिंग देते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं थ्रू वर्ड्स। वो सारी चीज़ें मिल के हमारे पास ओरल लैंग्वेज बनाती हैं। अच्छा, इसके की फीचर्स की बात करते हैं। ओरल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, या इनको हम सब सिस्टम्स ऑफ द लैंग्वेज का नाम भी देते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी फोनोलॉजी। अच्छा, फोनोलॉजी हमारे पास क्या है? फोनोलॉजी हमारे पास है साउंड्स और साउंड स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड अवेयरनेस, फनीम से रिलेटेड, और ओवरऑल हमारे पास जो साउंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, साउंड पैटर्न्स हैं, साउंड स्ट्रक्चर्स हैं, उनके हवाले से अवेयरनेस जो भी होती है उसे हम फोनोलॉजी का नाम देते हैं। फोनोलॉजी इज द अवेयरनेस ऑफ साउंड्स एंड देयर पैटर्न्स यूजिंग राइम्स, सॉन्ग्स एंड साउंड गेम्स। ओरल लैंग्वेज में हम साउंड्स पर ज़्यादा वर्क करते हैं। साउंड्स की अवेयरनेस हमारे पास ज़्यादा बेटर तरीके से बिल्ड होती है। हम बेसिक साउंड सीखते हैं, फोनीम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे साउंड पैटर्न्स दूसरे जो भी हैं वो भी हम सीखते हैं, फोनीम्स हैं। उसके बाद ऑनसेट राइम की बात करते हैं, वो साउंड स्ट्रक्चर्स पैटर्न्स क्लियर होते हैं। फिर सिलेबल्स की बात करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। वर्ड्स की बात करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो साउंड की अवेयरनेस जो है वो भी ओरल लैंग्वेज के थ्रू हमारे पास आती है। सो ये एक सिस्टम है हमारे पास लैंग्वेज का, या की फीचर है ओरल लैंग्वेज का, फोनोलॉजी। इसके अंदर हम साउंड्स की और साउंड पैटर्न्स की बात करते हैं, और इन साउंड पैटर्न्स को हम राइमिंग के थ्रू इन साउंड पैटर्न्स को हम जो है वो राइमिंग के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। सॉन्ग्स, राइम्स को यूज़ कर सकते हैं, सॉन्ग्स का यूज़ कर सकते हैं, और वेरियस साउंड गेम्स के गेम्स जो है उनके थ्रू डेवलप करा सकते हैं बच्चों की फोनोलॉजी। नंबर 2 पे हमारे पास है जी मार्फोलॉजी। अच्छा, मार्फोलॉजी हमारे पास है वर्ड पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। वर्ड पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जैसे चीज़ें आ जाती हैं, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, ठीक है, रूट वर्ड आ जाता है, रूट वर्ड जैसे आ जाता है। सो ये हमारे पास क्या है? वर्ड पार्ट्स हैं। मार्फोलॉजी बेसिकली इज द स्टडी ऑफ मार्फेम्स। और मार्फेम्स क्या है? सिमिलर मीनिंग के जो पार्ट्स होते हैं, जिनमें सफिक्स की बात की, प्रीफिक्स की बात की, रूट वर्ड्स की बात की। सो इनके हवाले से जो अवेयरनेस होती है, ठीक है। वर्ड पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से बन रहे हैं? थ्रू एक्सपोजर टू मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस। इसके अंदर हम मेनली जो है वो सफिक्स, प्रीफिक्सेस और रूट वर्ड्स जो है वो किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, और किस तरह से मीनिंग्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। और हाँ, बेसिकली हमारे पास मीनिंग की यहाँ पे फोकस होता है। सो वर्ड पार्ट्स जो हैं उनकी स्टडी को हम मार्फोलॉजी बोलते हैं। ओके, सो मार्फोलॉजी यहाँ पे एंड होता है। जी, सो मार्फोलॉजी था यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वर्ड पार्ट्स। वर्ड पार्ट्स की हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स और दूसरे बहुत से वर्ड पार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किस तरह से मीनिंग्स फॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास बना रहे हैं, उसकी स्टडी को हम मार्फोलॉजी बोलते हैं। सो ये भी हमारे पास ओरल लैंग्वेज का एक की फीचर आ जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स इज अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, डेवलपिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर बाय लिसनिंग टू एंड यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अच्छा, लिसनिंग के थ्रू हमारे पास सिंटैक्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो भी हैं उनकी भी हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है,
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्लैरिटी होती है कि डिफरेंट वर्ड्स जो किस तरह से मर्ज हो रहे हैं, किस तरह से जो है वो मीनिंग्स फॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, टेंस वाइज स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के अंदर। सो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो है वो चेंज होती है, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी बेसिक स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। सो वो सारी स्ट्रक्चर्स जो है उनके हवाले से क्लैरिटी आ जाती है कि सेंटेंसेस जो है वो उनकी स्ट्रक्चर्स जो है किस तरह से मीनिंग्स फॉर्म कर रही हैं, वर्ड लेवल पे किस तरह से सेंटेंसेस मर्ज हो रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे पास लैंग्वेज में। अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक माउस है, ठीक है, माउस चेस द कैट। सही है, हमारे पास माउस है, चेस किया, किसको चेस किया, कैट को। और इस सेम को अगर मैं ऐसे बोलूं, कैट चेस्ड माउस। अच्छा, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्ड्स चेंज किए तो उनकी मीनिंग भी चेंज हो गई। मैं इसके वर्ड्स जो है उनको डिफरेंट प्लेसेस पे अगर यूज़ किया है मैंने, माउस को यहाँ पे किया, कैट को यहाँ पे किया, तो एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो यहाँ से फॉर्म हो रही है। स्ट्रक्चर में बेसिक वर्ड्स को जो है उनकी प्लेस चेंज कर दी थोड़ी सी। सो वर्ड्स को अगर हम थोड़ा भी चेंज करते हैं तो मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली अलग हो जाती है। जैसे माउस चेज द कैट एंड कैट चेज द माउस। सो एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, मीनिंग जो है वो चेंज हो गई। सो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है लैंग्वेज के अंदर। हमारे पास वर्ड को किस प्लेस पे रखना है सही मीनिंग के लिए, इसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स हमारे पास है वोकेबलरी के हवाले से बात करते हैं यहाँ पे। लर्निंग मीनिंग थ्रू रिच वोकेबलरी, एक्सपोजर इन ओरल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे हम एक तो रिच वोकेबलरी जो है उसको बिल्ड कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और उस वोकेबलरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है कि वर्ड्स जो हैं वो किस तरह से मीनिंग फॉर्म कर रहे हैं, और वो वर्ड्स जो हैं वर्ड लेवल पे मीनिंग्स क्या होती हैं, फ्रेजेस लेवल पे मीनिंग्स क्या होती हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो फिगरेटिव लैंग्वेज किस तरह से मीनिंग को फॉर्म कर रही है। ईडियम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे वो मीनिंग्स किस तरह से चेंज हो रही हैं। सो ये सारी अवेयरनेस जो भी है मीनिंग जनरेशन के हवाले से, वोकेबलरी के हवाले से, वर्ड लेवल पे, फ्रेजेस लेवल पे, फिगरेटिव लैंग्वेज की बात की, ईडियम्स की बात की, सो ये सारी चीज़ें जो सिमेंटिक्स के अंदर आ जाती हैं। सो यहाँ पे हम मीनिंग जनरेशन की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स जो हैं हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उनकी। सो सिमेंटिक्स हमारे पास सिंपली वोकेबलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम देखते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट है या जो भी बातें की जा रही हैं उनमें क्या मीनिंग निकल रही है। ओके, इसके बाद है लास्ट प्रैग्मेटिक्स। अच्छा, प्रैग्मेटिक्स हमारे पास है लैंग्वेज का सोशल यूज़, गेनिंग सोशल रूल्स। ठीक है, सोशल रूल्स में हमारे पास ये आ जाता है कि सोशली हम लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास टोन क्या होनी चाहिए, रिदम क्या होनी चाहिए, टर्न टेकिंग, हम बातें कर रहे हैं तो किस तरह से हमें लाइक पहले हमें वेट करना चाहिए, पहले दूसरा बंदा जो है वो बात कर अपनी बात जो है वो मुकम्मल कर चुका है उसके बाद ही हम बात करें। सो या हमारी बारी जब आती है तो उसका इंतज़ार करें, वहाँ पे बात करें। ग्रीटिंग्स हैं, पर्पस बेस्ड टॉक हैं। पर्पस बेस्ड टॉक के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको बोला गया है कि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको दिया गया है, आपको उस पर बात करनी है। सो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और हमारे पास टोन की बात की, रिदम की बात की, ठीक है, और सोशल नॉर्म्स जो भी हैं हमारे पास लैंग्वेज को यूज़ करने के, उनको हम प्रैग्मेटिक्स का नाम देते हैं। सो प्रैग्मेटिक्स इज़ बेसिकली अबाउट द सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सो ये हमारे पास हैं की फीचर्स ऑफ ओरल लैंग्वेज, जिनके अंदर हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 फोनोलॉजी, ये हमारे पास साउंड और साउंड पैटर्न से रिलेटेड है। नंबर टू मॉर्फोलॉजी, ये हमारे पास रिलेटेड है विथ वर्ड पार्ट्स। ठीक है, वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं और किस तरह से मीनिंग्स फॉर्म कर रहे हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स एंड बहुत से और भी हैं। नंबर 3 पे है सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की। सिमेंटिक्स, वोकेबलरी किस तरह से जो है मीनिंग जनरेशन में अपना रोल प्ले कर रही है, इडियम्स, वर्ड्स, फिगरेटिव लैंग्वेज, फ्रेजेस, ठीक है, तो सारी चीज़ें सिमेंटिक्स में आ जाती हैं।
प्रैग्मेटिक्स जो हमारे पास सोशल यूज़ ऑफ द लैंग्वेज आ जाता है यहाँ पे। ओके व्यूअर्स, सो यही था हमारा आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन टू ओरल लैंग्वेज। बाकी हमारे पास चीज़ें हैं ओरल लैंग्वेज का, मेन जो टॉपिक्स हैं ओरल लैंग्वेज जो है उसका इम्पैक्ट क्या है रीडिंग और राइटिंग पे, और कुछ स्ट्रेटजीज देखेंगे जिसमें ओरल लैंग्वेज को यूज़ करके हम राइटिंग और रीडिंग को डेवलप करते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट 3 वीडियोस होने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंककिल्ट यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, हमारे पास वीडियो जो चल रहा है, सॉरी लेक्चर का जो टॉपिक चल रहा है, दैट इज ओरल लैंग्वेज एज फाउंडेशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। इससे पहले वीडियो के अंदर हम ओरल लैंग्वेज को डिस्कस कर चुके हैं, ओरल लैंग्वेज क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओरल लैंग्वेज एज द फाउंडेशन ऑफ रीडिंग। अच्छा, ओरल लैंग्वेज एज द फाउंडेशन ऑफ रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ओरल लैंग्वेज एज द फाउंडेशन ऑफ रीडिंग से हमारे पास ये मतलब है कि ओरल लैंग्वेज जो हमारे पास है उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं फॉर पर्पस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। रीडिंग को डेवलप करने में ओरल लैंग्वेज का रोल क्या है, ओरल लैंग्वेज किस तरह से सपोर्ट करती है रीडिंग की डेवलपमेंट को। सो उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, उन पॉइंट्स के अंदर हमारे पास द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे पास है दैट इज़ फनेमिक अवेयरनेस। अच्छा, ओरल लैंग्वेज के थ्रू हमारे पास फनेमिक अवेयरनेस आ जाती है, हमारे पास साउंड्स की अवेयरनेस आ जाती है, रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग साउंड्स एंड वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है हम साउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, वर्ड्स को साउंड्स को जो है मैनिपुलेट मीन्स उनको यूज़ करते हैं, साउंड स्ट्रक्चर्स की, साउंड यूनिट्स की और साउंड पैटर्न्स की अगर बात करते हैं उनकी क्लैरिटी आ जाती है हमारे पास ओरल लैंग्वेज के थ्रू। सो ये जो हमारे पास फनेमिक अवेयरनेस है जो बाद में हमें जो है वो रीडिंग के अंदर हेल्प करती है। यहाँ पे हम फैक्टर्स इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग का फैक्टर आ गया, रीडिंग का कौन सा फैक्टर ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप हो रहा है और किस तरह से। यहाँ पे सेकंड हम बात करेंगे किस तरह से हाउ इट असिस्ट इन रीडिंग में किस तरह से हेल्प कर रहा है, और तीसरा है हाउ इट डेवलप फ्रॉम ओरल लैंग्वेज के थ्रू ये कैसे डेवलप होता है। सो 3 फैक्टर्स देखेंगे हर एक फैक्टर का। ओके, सबसे पहले हमने बात कर ली फनेमिक अवेयरनेस की। यहाँ से फनेमिक अवेयरनेस में हम साउंड्स की बात कर रहे हैं। रीडिंग का फर्स्ट कंपोनेंट है फनेमिक अवेयरनेस जो ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होता है। साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना, साउंड्स को यूज़ करना हम सीखते हैं। ओरल लैंग्वेज से ये किस तरह से डेवलप हो रहा है, ओरल लैंग्वेज में हम राइमिंग का यूज़ करते हैं, राइम्स हैं, डिफरेंट साउंड गेम्स प्ले करते हैं, और हमारे पास लिसनिंग एक्टिविटीज़ जो भी हम करा रहे होते हैं। सो वो सारी जो भी लिसनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो राइम्स हैं, राइमिंग पोइम्स की अगर हम बात करते हैं, बच्चे पोइम्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से वो साउंड सुन रहे होते हैं, या कोई बात कर रहा है उनके आसपास उसको वो सुन रहे होते हैं, तो वो बेसिकली साउंड्स को गेन कर रहे होते हैं, साउंड्स को एक्वायर कर रहे होते हैं। साउंड नॉलेज है वो अवेलेबल होती है बच्चों के लिए। सो साउंड जो भी वो साउंड नॉलेज है वो लेटर रीडिंग के अंदर यूज़ होगी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर नंबर 2 पे बात करते हैं वोकैबुलरी ग्रोथ। ओरल लैंग्वेज के थ्रू हमारे पास वर्ड पावर भी बिल्ड होता है, और वर्ड पावर के साथ साथ हम उन वर्ड्स की मीनिंग को जो है वो कॉन्टेक्स्ट लेवल पे, टेक्स्ट लेवल पे, बेसिक हर लेवल से जो है वो मीनिंग को समझते हैं। वर्ड इंडिविजुअल वर्ड्स क्या मीनिंग दे रहे हैं, फ्रेजेस क्या मीनिंग दे रहे हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या मीनिंग दे रही है, और साथ ही साथ इडियम्स जो वो किस तरह से मीनिंग दे रहे हैं। सो ये सारी एक क्लैरिटी हमारे पास बिल्ड होती है यहाँ पे। और वोकैबुलरी, इसका भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल है रीडिंग में। वोकैबुलरी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन हमारी अच्छी होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो वो अच्छी होगी। ओरल लैंग्वेज के थ्रू ये कैसे डेवलप हो रही है वोकैबुलरी, हम कन्वर्सेशंस करते हैं, तो कन्वर्सेशंस करते हैं, हमारे पास जो भी पर्सन्स हैं वो न्यू वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं। सो वो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो वो हम गेन करते हैं, वहाँ से हम सुनते हैं और वो हमारी वोकैब का पार्ट हो जाता है, वर्ड कलेक्शन का पार्ट हो जाता है। सो कन्वर्सेशंस के थ्रू हमारे पास वोकैबुलरी डेवलप हो रही है ओरल लैंग्वेज में। हम जब करते हैं कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग की बात की, स्टोरीज हम सुनते हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल चीज़ है।
बच्चे जो हैं उनको स्टोरीज सुनाई जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनको पसंद भी होती हैं और ये हमारे पास एक नॉर्मल एक्टिविटी होती भी है स्टोरी टेलिंग। सो ओरल लैंग्वेज में ही होती है हमारे पास स्टोरी टेलिंग। सो वहाँ से भी जो है वो वोकेबलरी डेवलप करते हैं हम, और डिस्कशंस होती हैं। सो डिस्कशंस के थ्रू भी जो है वो बच्चे अपनी वोकेबलरी डेवलप करते हैं, जो कि बाद में उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हेल्पफुल होगी। उसके बाद नंबर 3 पे अगर बात करते हैं, साउंड लेटर मैपिंग। अच्छा, यहाँ पे लेटर साउंड रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, फोनिक्स की बात हो रही है कि फोनिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। यहाँ पे साउंड्स को जो है वो रिटन लैंग्वेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, साउंड्स क्लियर होते हैं, उन साउंड्स को जो है वो बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक साउंड है, ये स्पेसिफिक साउंड इस लेटर से रिलेट करता है। तो उसकी बेसिस पे बच्चे जो हैं वो लेटर साउंड रिलेशनशिप जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं, और उनको स्पेलिंग्स के अंदर स्पेलिंग की बात तो नहीं कर रहे, रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो रीडिंग में यहाँ पे बच्चों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लेटर साउंड मैपिंग जब क्लियर होगी, साउंड्स को रिटन लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाएंगे, प्रिंटेड साइंस जो है उनसे कनेक्ट कर पाएंगे बच्चे, तो सही तरह से प्रोनाउंस कर पाएंगे वर्ड्स को, ठीक है। जब उन्हें पता है ये स्पेसिफिक लेटर्स हैं, इन लेटर्स पे ये साउंड्स आते हैं, और इनको अगर मर्ज करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो ये साउंड बन सकता है, तो वो सही तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाएंगे। अच्छा, इसको हम डेवलप कैसे कर रहे हैं? थ्रू क्लियर स्पीच एंड साउंड रिकॉग्निशन। हम जब भी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेटर्स की बात करते हैं, तो लेटर्स हम दिखाते भी हैं बच्चों को, और वो दिखाने के बाद हम क्लियरली वो साउंड्स पढ़ के बताते हैं उन्हें, ठीक है। एज अ टीचर हम साउंड पहले लिखते हैं, सामने बच्चों के सामने लिखते हैं, ये एक लेटर है, इस लेटर पे ये साउंड आ जाता है, और वो साउंड हम क्लियरली बता रहे होते हैं। सो क्लियरिटी के साथ जब हम साउंड्स बताते हैं, वो उन साउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस लेटर की शेप को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसी के थ्रू उनकी लेटर साउंड मैपिंग जो वो डेवलप होती है, जो बाद में वो बच्चे जो हैं वो रीडिंग के अंदर यूटिलाइज करेंगे। सो ये भी हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, लेटर साउंड मैपिंग। उसके बाद नंबर 4 फैक्टर है हमारे पास लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का भी रोल होता है। कॉम्प्रिहेंशन अल्टीमेट पर्पस है हमारा, रीडिंग का मेन पर्पस है। ओरिजिनल पर्पस की बात करते हैं तो वो है, रीडिंग के अंदर क्या बोल रहा है जी यहाँ पे, मेकिंग सेंस ऑफ स्पोकन एंड रिटन मैसेजेस। कॉम्प्रिहेंशन से हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी रिटन मैसेजेस दिए गए हैं, जो भी बातें की गई हैं टेक्स्ट के अंदर, हम उनका सेंस निकालें, वहाँ से मीनिंग जनरेट करें, उन चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। सो ये हमारे पास रीडिंग में एक हमारा अल्टीमेट पर्पज़ ही यही है कि चीज़ों को समझें वहाँ से। सो ओरल लैंग्वेज के थ्रू ये कैसे डेवलप हो रही हैं, इंटरैक्टिव रीड अलाउड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरैक्टिव रीड अलाउड्स, लाउडली रीड कराना बच्चों से। ओरल क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमने टेक्स्ट पढ़ा लिया, टेक्स्ट पढ़ाने के बाद जो है वो हम बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं। सो इसके थ्रू भी कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होती है, या कॉम्प्रिहेंशन हम असेस कर रहे होते हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंशन जो भी है, लाइक चीज़ें जो हमने पढ़ाई हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, एक्सप्लेन कर लिया, पढ़ा लिया, पहले एक लाइन पढ़ा दी, लाइन पढ़ाने के बाद हमारा जो सोच, लाइक टीचर क्या मीनिंग क्या सोच रहा है, ठीक है, वो मीनिंग जो है वो बच्चों को बता रहा होता है रीड अलाउड्स के अंदर। सो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो होती हैं, और ये ओरली होती हैं, और इनके थ्रू हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होती है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। सो ये था नंबर 4 फैक्टर लिसनिंग का। सो यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 5 पे थिंग है हमारे पास फ्लुएंसी। रीडिंग फ्लुएंसी डेवलप होती है। फ्लुएंसी से क्या मतलब है, हमारे पास एक्सप्रेशंस होने चाहिए, पेस होनी चाहिए, स्पीड सही नॉर्मल स्पीड जो है वो होनी चाहिए, और एक्यूरेसी होनी चाहिए, सही तरह से वर्ड प्रोनाउंसिएशन हो, और सही तरह से जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके पढ़ा जाए। सो फ्लुएंसी हमारे पास ये भी रीडिंग का इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मेन कंपोनेंट है 5 कंपोनेंट्स में से। सो फ्लुएंसी भी हम ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप करते हैं। ओरल लैंग्वेज हमें बताती है कि हम किस तरह से थॉट्स जो उनको पढ़ना, एक्सप्रेस किस तरह से करना है, ठीक है। और अच्छा, ये हम ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप कैसे करें? बाय हेयरिंग, सुनने के थ्रू। हेयरिंग फ्लुएंट स्पीच एंड एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग। हम मुख्तलिफ लोगों को बातें करते सुनते हैं,
तो हमें आइडिया आ जाता है कि हमें आइडियाज़ को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। और हम लोगों को देख रहे होते हैं कि वो जब बात कर रहे हैं तो बात करने का स्टाइल क्या है, वहाँ पे वो कहाँ पे स्लो हो रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वहाँ पे स्लोली और क्लियरली बात कर रहे होते हैं, ये हम कैच कर सकते हैं। या किस पॉइंट पे जो है वो जल्दी बोलना है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा स्पीड के साथ बोलना है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को सुनते हैं, वहाँ से देखते हैं और उसके बेसिस पे डेवलप कर लेते हैं। सो स्पीचेस हम लोगों की सुनते हैं, उसके थ्रू हम एक्सप्रेशंस क्लियर कर लेते हैं, पेस क्लियर कर लेते हैं और एक्यूरेसी भी हमारी उसके थ्रू बिल्ड होती है। या फिर एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग की बात की तो स्टोरी टेलिंग में भी हम इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। स्टोरी टेलिंग हमारे पास क्या है, स्टोरी क्या है, सीक्वेंस के अंदर इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है। सो वहाँ पे भी हमारे पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि हम कोहेरेंस के अंदर, एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर जो है वो चीज़ों को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अगेन ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ गया फ्लुएंसी रीडिंग का, जो भी ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप हो रहा है। देन नंबर 6 पे है हमारे पास नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग से हमारे पास मतलब ये होता है कि ग्रेस्पिंग स्टोरी स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंसिंग। स्टोरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस के अंदर, जैसे मैंने अभी बात की, स्टोरी के अंदर क्या है, एक सीक्वेंस के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर जो है वो चीज़ें बयान की गई होती हैं। सो स्टोरी टेलिंग की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, या सीक्वेंस के अंदर बातें करने की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। और रीडिंग के अंदर भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। स्टोरी टेलिंग स्टोरीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। सो स्टोरीज़ को समझने के लिए, नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ओरल लैंग्वेज हमारे पास हेल्पफुल रहती है। वो किस तरह से, थ्रू ओरल स्टोरी टेलिंग। ओरली हमने बात की कि स्टोरी टेलिंग या स्टोरीज़ जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा सुनाई जाती हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होता है बच्चों का कि किस तरह से सीक्वेंस में, एक ऑर्डर के अंदर चीज़ें जो है उनको एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। सो ओरल स्टोरी टेलिंग के थ्रू रीडिंग का स्टोरी टेलिंग की बातें आती हैं, लेक्चर्स आते हैं, लेसन्स आते हैं, वो भी बच्चे इजीली समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, सीक्वेंस उसकी समझ सकते हैं। और रिकाउंटिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं किसी और के एक्सपीरियंसेस, उसके थ्रू भी बातें समझ में आ जाती हैं कि एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर किस तरह से बातों को किया जाए। सो नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि सीक्वेंस में, एक कोहेरेंस के अंदर, एक प्रॉपर ऑर्डर और अरेंजमेंट के अंदर जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं बट एक्सप्रेस करना जो है वो बच्चों को आ जाता है। आफ्टर दिस नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रिडिक्टिव थिंकिंग। प्रिडिक्टिव थिंकिंग क्या है, एंटिसिपेशन। हम रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग के दौरान हम ये हमारे पास एक रीडिंग के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं कि रीडिंग के दौरान हम गैस कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है हमारे पास, ठीक है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन अ टेक्स्ट के अंदर आगे क्या आने वाला है। सो ये एक प्रिडिक्शंस जो भी हम करते हैं, प्रिडिक्टिव थिंकिंग हमारी जो है वो भी डेवलप होती है। अच्छा, ये किस तरह से डेवलप हो रही है ओरल लैंग्वेज में, यहाँ पे अगर देखते हैं, थ्रू मेकिंग प्रिडिक्शंस ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस एंड स्टोरी टॉक। हम जब भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो सामने वाले, ओरल लैंग्वेज की बात करिए, मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ तो सामने उसको देख के प्रिडिक्शंस लगा रहा होता हूँ कि हाँ इस पर्सन का ये रिस्पॉन्स आने वाला है, ठीक है। मैंने कोई बात कर दी, सामने वाले पर्सन को देखा, वहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिया कि यहाँ पे जो है वो, यहाँ जो है ये पर्सन जो मेरे सामने है ये इस तरह से कोई रिएक्शन देने वाला है या रिस्पॉन्स देने वाला है। सो प्रेडिक्शंस होती रहती हैं हमारे पास। सो इससे हमारी प्रेडिक्टिव थिंकिंग डेवलप होती है, जो रीडिंग के अंदर भी बाद में यूज़ करते हैं हम। ओके, उसके बाद है हमारे पास इन्फेरेंस स्किल्स। इन्फेरेंस के अंदर क्या है, इंटरप्रेटिंग मीनिंग्स बियॉन्ड द लिटरल टेक्स्ट। जो चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं, जो वर्ड्स हमारे सामने रखे हुए हैं, उनसे हट के एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, बिहाइंड द सीन्स जो हम बात करते हैं, बिहाइंड द सीन्स क्या है, उसके पीछे क्या मीनिंग है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या सेंस जो है वो यूज़ कर रहा है राइटर, वो स्किल्स भी हमारे पास डेवलप होती हैं। अच्छा, ओरल लैंग्वेज के थ्रू ये कैसे डेवलप हो रही हैं, थ्रू इंटरप्रेटिंग टोन, इंटेंशन एंड कॉन्टेक्स्ट इन टॉक।
हम जब ओरल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं तब भी हम यही कर रहे होते हैं, ठीक है। हम सामने वाले बंदे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि वो वर्ड तो ये बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उस वर्ड्स के पीछे कोई और मीनिंग है। तो ये हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे अंदाज़ा एक लगा रहे होते हैं, हाँ इसने ये तो मुझे बोल तो दिया है, ठीक है, इसने मुझे XYZ कोई वर्ड्स तो बोल दिए हैं सामने वाले पर्सन ने, हाँ, बट इसका मतलब एग्जैक्टली यही नहीं था, इसका मतलब कुछ और था, वर्ड्स इसने कुछ और यूज़ किए हैं, मतलब इसका कुछ और था। ये चीज़ें हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, और टोन से भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, कोई बोल रहा है तो किस अंदाज से बोल रहा है पर्सन, उससे भी हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इसने वर्ड्स तो ये यूज़ किए लेकिन इसकी टोन के हिसाब से इसकी मीनिंग और होनी थी। सो ये सारी चीज़ें जो वो भी हम ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप करते हैं, और रीडिंग में भी हमारे पास यही चीज़ें होती हैं। रीडिंग में भी हम टेक्स्ट में देखते हैं कि जो रोल प्लेयर है, ठीक है, जो कैरेक्टर है, वो बात वर्ड्स कुछ और बोल रहा है और उसका कहने का जो मतलब है वो अलग होता है। ऐसा काफ़ी सारे टेक्स्ट के अंदर होता है हमारे पास। सो ये स्किल्स भी हमारी रीडिंग के हवाले से, इन्फेरेंस स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। उसके बाद नंबर 9 पे है हमारे पास रीडिंग मोटिवेशन। रीडिंग मोटिवेशन ये है कि ओरल लैंग्वेज के थ्रू जब हमारे पास वोकैब डेवलप होती है, साउंड अवेयरनेस आ जाती है, हम लेटर साउंड रिलेशनशिप्स को समझ रहे होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन हमारी स्ट्रांग होती है, फ्लुएंसी हमारी बेटर होती है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो कोई भी पर्सन जो है वो रीडिंग के अंदर इंटरेस्टेड होता है, मोटिवेटेड फील करता है, कॉन्फिडेंट होता है रीडिंग के अंदर। सो एक इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है रीडिंग में, और पर्सन जो है वो एंगेज रहता है रीडिंग के अंदर। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को कन्वीनियंटली कर पा रहा है, ठीक है, इजीली कर पा रहा है, तो उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में ज़्यादा होता है। अगर मुझे मैं रीडिंग जो है इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, सही से कर पा रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली वहाँ पे डिमोटिवेट होऊंगा, सही है, हेजिटेशन होगी, उसमें एंगेज नहीं कर पाऊंगा खुद को, क्योंकि वो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा, तो डिमोटिवेशन है वहाँ पे। सो ये एक चीज़ होती है। सो रीडिंग मोटिवेशन जो है वो भी बिल्ड होती है ओरल लैंग्वेज के थ्रू। जब हम स्टोरी शेयरिंग की बात करते हैं, यहाँ पे ओरल शेयरिंग ऑफ स्टोरीज, स्टोरी शेयरिंग की बात करते हैं, बुक डिस्कशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, यार ये बंदा रीडिंग कर रहा है, इस रीडिंग में इसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया, इसकी थिंकिंग स्किल्स, इसकी मतलब XYZ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। सो वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव दिखाई दे रहा है सामने वाला पर्सन। तो उसके बेसिस पे जो है वो हमारी भी रीडिंग मोटिवेशन बिल्ड होती है, और मोस्टली हमारे पास यही होता है, हम दूसरे बंदों को जब कॉन्फिडेंटली देखते हैं तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी ओन कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होती है, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे होते हैं चीज़ों की, तो हम भी रीडिंग के लिए मोटिवेटेड होते हैं और इंटरेस्टेड फील करते हैं, एंगेज रहते हैं रीडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ये था नंबर 9 रीडिंग मोटिवेशन। उसके बाद था नंबर 10 कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि कॉम्प्रीहेंडिंग टेक्स्ट थ्रू प्रायर नॉलेज, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, आपकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे चीज़ों को समझना। और रीडिंग में हम यही करते हैं, हमारी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं के बेसिस पे हम चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं। सो ओरल लैंग्वेज में ये कैसे डेवलप हो रही है, ओरल लैंग्वेज में हमारे पास कल्चरल टॉक्स होते रहते हैं, यहाँ पे कल्चरल टॉक्स, ठीक है, और ट्रेडिशंस की बात हो रही होती है, रवायतें जो भी हैं हमारे पास, और ओरल बैकग्राउंड नॉलेज जो भी है हमारे पास, ये सारी चीज़ें ओरल लैंग्वेज के अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कल्चर से रिलेटेड चीज़ें, ट्रेडिशन से रिलेटेड चीज़ें, तो हमारी एक एक्सपीरियंस हो रहा होता है चीज़ों को समझने का, हम उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके ही मीनिंग जनरेट कर रहे होते हैं रीडिंग के अंदर। ओके, सो यही हमारे पास थे कुछ फीचर्स, रीडिंग फैक्टर्स, ओरल लैंग्वेज किस तरह से डेवलप हो रही है। एक शॉर्ट रिवीजन ले तो फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप हो रही है ओरल लैंग्वेज के थ्रू, वोकैबुलरी ग्रो हो रही है, साउंड लेटर मैपिंग हो रही है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड हो रही है, फ्लुएंसी बिल्ड हो रही है, नैरेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी स्टोरी टाइप अंडरस्टैंडिंग और सीक्वेंस के अंदर चीज़ें बताना वो क्लियर हो रहा है, प्रेडिक्टिव थिंकिंग क्लियर हो रही है, इन्फेरेंस स्किल्स क्लियर हो रही हैं, रीडिंग मोटिवेशन क्लियर हो रही है, और कल्चरल
कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो रहा है। सो ये थे 10 फैक्टर्स जिनमें हमारे पास ओरल लैंग्वेज हेल्प कर रही है रीडिंग को डेवलप करने में। ओके, सो आज के वीडियो का टॉपिक यही था, ओरल लैंग्वेज फॉर रीडिंग डेवलपमेंट। ओरल लैंग्वेज का रोल क्या है रीडिंग डेवलपमेंट के अंदर। होपफुली चीज़ें अच्छे से कवर की होंगी, और इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो सो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ओके, थैंक यू। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं ओरल लैंग्वेज की। ओरल लैंग्वेज के हवाले से हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया, उसके बाद हमने ओरल लैंग्वेज एज अ फाउंडेशन ऑफ रीडिंग देखा, और इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है ओरल लैंग्वेज एज फाउंडेशन ऑफ राइटिंग। ओरल लैंग्वेज राइटिंग के अंदर हमारी हेल्प किस तरह से कर रही है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, ओरल लैंग्वेज एज अ फाउंडेशन ऑफ एज अ फाउंडेशन ऑफ राइटिंग से हमारे पास मतलब ये है कि ओरल लैंग्वेज जो है उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं फॉर राइटिंग डेवलपमेंट, या ओरल लैंग्वेज हमारी सपोर्ट किस तरह से करती है राइटिंग को डेवलप करने में। सो चीज़ों को यहाँ पे डेप्थ में देखते हैं। 10 डिफरेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे, और इन पॉइंट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन पॉइंट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 3 चीज़ें देखेंगे। फैक्टर कौन सा डेवलप हो रहा है राइटिंग का, और वो राइटिंग के अंदर किस तरह से यूज़ हो रहा है फैक्टर, और तीसरा ओरल लैंग्वेज के थ्रू वो फैक्टर किस तरह से डेवलप हो रहा है। 3 चीज़ें देखेंगे हर पॉइंट के हवाले से। अच्छा, सबसे पहली बात, आइडिया जनरेशन। आइडियाज़ जनरेट होते हैं ओरल लैंग्वेज के थ्रू। राइटिंग के अंदर क्या है, जनरेटिंग कंटेंट फॉर राइटिंग। हम जब भी राइटिंग कर रहे होते हैं, हमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, आइडियाज़ चाहिए। हमारे पास एक कंटेंट होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम किस चीज़ पर लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, हम नहीं लिख पाएंगे। हमें क्या चाहिए, बेसिकली आइडियाज़, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होती है। ओरल लैंग्वेज के अंदर हम जो है वो डिफरेंट यहाँ पे अगर बात करते हैं थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, आइडियाज़ जो उनको देख रहे होते हैं, दूसरे लोगों से हम बात करते हैं तो वहाँ से हम आइडियाज़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में क्या है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक लिखी हुई है, लाइक 4-5 साल पहले कोई बुक जो है वो लिखा गया था, तो उसमें वही एक इन्फॉर्मेशन है। पॉसिबली वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए, बट ओरल लैंग्वेज में हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। तो वो करंट डेटा जो है, अपडेटेड नॉलेज जो है वो हमारे पास होती है, जिससे हमारे आइडियाज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ज़्यादा आइडियाज़ हम कलेक्ट कर पा रहे होते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद सर्टेन पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ, कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ से आइडियाज़ लेते हैं, और हमारे थॉट्स का एक्सप्रेशन या थॉट्स डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको हम बाद में राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है जी आइडिया जनरेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ओरल रिहर्सल। राइटिंग के लिए हम ओरल रिहर्सल करते हैं। ओरल रिहर्सल से हमारे पास ये मतलब है अच्छा, ओरल रिहर्सल से हमारे पास मतलब ये है कि प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस बिफोर राइटिंग। हम जब भी राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग से पहले हम सेंटेंस जो है उसको बोलें। हमें कुछ लिखना है, उसको लिखने से पहले हम उसको एक बार ओरली जो है वो बोल के देखें कि वो सुनने में कैसा लग रहा है, उसकी टोन किस तरह से लग रही है, उसकी रिदम किस तरह से है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है। जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होंगी। स्ट्रक्चर, क्या हम जो मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं वो सही हो रही है, उसकी टोन किस तरह से लग रही है, उसका रिदम किस तरह से बन रहा है, और हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं तो हमारी जो सामने ऑडियंस होगी वो इसको किस तरह से समझेगी, किस तरह से फील करेगी।
सो ये चीज़ भी हमारे पास एक हो जाती है कि राइटिंग को डेवलप करने के लिए हम ओरल रिहर्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उससे पहले हम खुद वो सेंटेंस एक बार बोल के देखें, उसको ऑब्जर्व करें। उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम जब उस सेंटेंस को लिखेंगे, मोस्ट लाइकली वो सेंटेंसेस हमारे पास बेस्ट सेंटेंसेस होंगे। बेस्ट, जितना बेस्ट हम मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं उतना बेस्ट हमारे पास होंगे। अच्छे राइटर्स जो भी हैं वो इस ट्रिक का या इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ लिख रहे हैं तो एक बार माइंड के अंदर या ओरली बोल के देखते हैं सेंटेंसेस और उसको फील करते हैं कि ये किस फ्लो के अंदर जो है वो सेंटेंस बन रहा है। सो ये भी हमारे पास राइटिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये भी हमारे पास डेवलप हो रहा है थ्रू ओरल लैंग्वेज। अच्छा, ये ओरल लैंग्वेज के थ्रू कैसे डेवलप हो रहा है? थ्रू सेइंग सेंटेंसेस। हम सेंटेंसेस जो है वो बोलते हैं बिफोर राइटिंग। कुछ भी लिखने से पहले हमने एक सेंटेंस को एक बार बोल दिया जिससे हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है। फिर हम जब हमारे पास क्लैरिटी आ जाती है वही सेंटेंसेस जब हम राइटिंग में यूज़ करते हैं तो हमारी राइटिंग एक इफेक्टिव राइटिंग बन जाती है। सो ये है हमारे पास जी सेकंड फैक्टर, ओरल रिहर्सल्स। उसके बाद वोकैबुलरी यूज़। हमारे पास वर्ड पावर जो भी बिल्ड हुआ है उस वर्ड पावर को यूज़ करना हमें आता है। राइटिंग के अंदर हमें वही वर्ड पावर यूज़ करना होता है, एक्यूरेटली वर्ड्स को यूज़ करना और वेरीड मुख्तलिफ वर्ड्स। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ, वर्ड हमारे पास है, मैं बोलता हूँ किसी को मोटिवेट करना। सो एक तो मेरे पास वर्ड आ गया मोटिवेट। मैं ये बोल सकता हूँ इनकरेज करो से, इसको कॉन्फिडेंस दो। ठीक है, एक्चुएट वर्ड है मोटिवेशन का सिनोनिम। सो डिफरेंट वर्ड्स जो वो एक ही चीज़ के लिए, एक ही बात के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट और वेरी। ठीक है, डिफरेंट वेरीड वर्ड यूज़ करना है। चेंज बोल दिया, चेंज वर्ड, उसका सिनोनिम हम अल्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ वर्ड्स जो वो हम यूज़ करना सीख जाते हैं राइटिंग में और एक्यूरेटली वर्ड्स को यूज़ करना भी सीखते हैं सही तरह से। राइटिंग ओरल लैंग्वेज के थ्रू ये हमारे पास वर्ड पावर बिल्ड होता है। कैसे? हम वर्ड्स को सुनते हैं, हेयरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, एंड यूजिंग रिच वोकैबुलरी इन स्पीच। स्पीच के अंदर हम वर्ड्स को यूज़ कर पा रहे होते हैं। रिच वोकैबुलरी एक जो है एक स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर जो है वो हमारे पास बिल्ड होता है जिसको यूज़ करते हैं हम स्पीकिंग के अंदर। और वही सारी चीज़ें, वही एक वर्ड पावर जो भी हमारे पास बिल्ड होता है, एक सेंस ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास बिल्ड होता है, उसको हम बाद में राइटिंग में भी यूज़ करते हैं। ओके, सो ये था थर्ड फैक्टर। नंबर 4 पे है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। हम जब ओरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ओरल लैंग्वेज में यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपोजर टू कॉम्प्लेक्स एंड करेक्ट स्पोकन सेंटेंसेस। ओरल लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्लियर होती हैं। सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स हमें समझ में आती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात की, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल्स किस तरह से बनाए जा रहे हैं, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस जो भी हैं, और क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से किए जा रहे हैं। सो सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है हमारे पास क्लियर हो जाती हैं ओरल लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा, सो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास क्लियर होती हैं तो राइटिंग में भी हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ही यूज़ करनी है। सो राइटिंग में जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस जो हैं वो हम लिख पाएंगे। जो उनकी रियल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास क्लियर होंगी तो हम सही स्ट्रक्चर के साथ राइटिंग में चीज़ों को लिख पाएंगे और जो भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होंगी। नंबर 5 पे फैक्टर है जी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी। चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड और कोहेरेंट वे के अंदर लिखना, एक सीक्वेंस के अंदर, कोहेरेंस के अंदर, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या तरतीब के अंदर जो है वो चीज़ों को लिखना, आइडियाज़ को अरेंज करना, ये हम राइटिंग के अंदर करते हैं। राइटिंग की एक रिक्वायरमेंट है ये, और ओरल लैंग्वेज के थ्रू ही हम ये डेवलप करते हैं। ओरल लैंग्वेज के थ्रू जैसे हम बातें बता रहे होते हैं, सही है, स्टोरीज बता रहे होते हैं, हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम बता रहे होते हैं। तो ओरल लैंग्वेज के थ्रू भी हम एक चीज़ सीख रहे होते हैं। ठीक है, हम खुद बता रहे होते हैं तो एक्सपीरियंस हो रहा होता है कि हमें चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, या हम सुन रहे होते हैं किसी और की बातें तो वहाँ से भी हम आइडियाज़ लेते हैं कि हाँ ये हमारे पास बातें हैं, इनको इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए। सो ये एक क्लैरिटी आ जाती है हमारे पास में, इसके स्टोरी टेलिंग एबिलिटी जो है वो भी आ जाती है। मतलब कि राइटिंग में चीज़ों को
सही से ऑर्गेनाइज करके एक कोहेरेंट मैनर के अंदर, कोहेरेंट वे के अंदर लिखना, ये भी हमारे पास ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होता है फैक्टर। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज से मतलब ये है कि एडिंग डिटेल्स एंड इमेजरी इन राइटिंग, चीज़ों को जो हमारे पास जो डिटेल्स ऐड करनी है, इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है राइटिंग में, ठीक है, और एक सेंस ऑफ इमेजरी जो क्रिएट करना है वो किस तरह से हम कर पा रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को वो डिस्क्राइब करेंगे, इसकी हमारे पास एक क्लैरिटी आ जाती है। मुझे अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, किस तरह से आइडियाज़ को लिखूं, कैसे एक्सप्रेस करूं उनको, डिस्क्रिप्शन के हवाले से क्लैरिटी आ जाती है, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के हवाले से क्लैरिटी आ जाती है राइटिंग में। वो भी किस तरह से, ओरली हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं चीज़ों को थ्रू डिस्क्राइबिंग थिंग्स इन ओरल कन्वर्सेशंस। हम जब किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वही डिस्क्रिप्शन, वही रूल्स और रेगुलेशंस ओरल लैंग्वेज के जो भी हैं, वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में राइटिंग में, तो हमारी राइटिंग जो है वो भी इफेक्टिव रहेगी। उसके बाद फैक्टर है जी पीयर फीडबैक। अच्छा, पीयर फीडबैक वो में भी ओरल लैंग्वेज का यूज़ इस तरह से होता है कि राइटिंग को अगर इम्प्रूव करना है तो बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ जो डिस्कशंस कर सकते हैं, इम्प्रूविंग राइटिंग थ्रू रिस्पॉन्सेज, फीडबैक ले सकते हैं उनसे, ठीक है। उन्होंने कुछ लिखा, लिखने के बाद किसी और पर्सन से या किसी सीनियर से ही बोल दिया जिसकी राइटिंग स्टाइल्स अच्छे हैं, उनसे सजेशंस लें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली पहले तो बच्चे कुछ लिखते हैं, ठीक है, इम्प्रूविंग राइटिंग थ्रू रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स लिखते हैं, वो किसी और से असिस्ट कराते हैं, किसी और के साथ डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग को, और फिर जो है वो इम्प्रूव करते हैं वहाँ से। ये किस तरह से हो रहा है ओरल लैंग्वेज से डेवलप? थ्रू वर्बल शेयरिंग एंड रिसीविंग सजेशंस। हमने कुछ लिखा, लिख के हमने किसी और को पढ़ के बताया, सुनाया कि हाँ ये हमने इस तरह से लिखा है चीज़ें, फिर उनसे हम लेते हैं सजेशंस, ठीक है। सो ये भी हमारे पास, यहाँ पे भी हमने ओरल लैंग्वेज का ही यूज़ किया। या हम टीचर की बात करते हैं, तो टीचर अगर देख रहा है बच्चे ने कुछ लिख के दिया, तो टीचर जो उन्हें समझाता है, ओरली फीडबैक एक देता है, सजेशंस देता है कि आप इस तरह से चीज़ों को लिखो, ऑर्गेनाइज इस तरह से करो। सो ये भी हमारे पास एक वे हो गया पीयर फीडबैक, जिसके थ्रू हमारी राइटिंग डेवलप होती है, और इसमें भी ओरल लैंग्वेज का ही यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉन्फिडेंस, राइटिंग कॉन्फिडेंस, रिड्यूसिंग फियर ऑफ राइटिंग टास्क। अच्छा, ओरल लैंग्वेज के थ्रू क्या हो रहा है? थ्रू कंफर्टेबल ओरल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। जब हम ओरली बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक क्लैरिटी आती है कि हम आइडियाज़ को सही तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को सही से बोल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। जब ये चीज़ एक सेंस हमारे माइंड में डेवलप होता है तो हम राइटिंग के अंदर भी कॉन्फिडेंट फील होंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा लिखने का जो डर है वो ख़त्म होगा, रिड्यूसिंग फियर ऑफ राइटिंग टास्क, हम इजीली लिख पाएंगे। सो ओरल लैंग्वेज में हमारे पास एक क्लैरिटी आती है कि मेरे पास ये आइडियाज़ हैं, ये आइडियाज़ मैंने ओरली एक्सप्रेस इस तरह से किए थे, मैं राइटिंग में भी बिल्कुल वैसे ही कर सकता हूँ और एक अच्छी परफॉर्मेंस राइटिंग के अंदर दे सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट राइटिंग कॉन्फिडेंस मीन। राइटिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इसके अंदर ओरल लैंग्वेज का ही रोल होता है। ओरल एक्सप्रेशंस हमारे अच्छे हैं तो हमारे पास एक बेटर रिकमेंडेशंस, बेटर एक फीडबैक आएगी, पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगी, और पॉजिटिव फीडबैक्स रेनफोर्समेंट जो हमारे पास है वो हमें मोटिवेट करेगी टू डू बेटर इन आवर राइटिंग टास्क। सो दिस इज व्हाट राइटिंग कॉन्फिडेंस मीन्स। लेटर नेक्स्ट वी हैव इज द ऑडियंस अवेयरनेस, राइटिंग विथ क्लैरिटी एंड पर्पस। ऑडियंस अवेयरनेस से हमारे पास क्या मतलब है? वी राइट विथ क्लैरिटी, हम क्लियरली चीज़ों को लिख पा रहे होते हैं और हमारा एक पर्पस क्लियर होता है। वो पर्पस कब क्लियर होगा? क्लियरली हम कब लिख पाएंगे? जब हमें पता हो कि हमारी ऑडियंस कौन है। अगर हमें पता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो किसी हाई लेवल पे है, लाइक वेल एजुकेटेड है, वेल लर्नड है, लिटरेट ऑडियंस है और टेक्निकल डिटेल्स को समझती है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी, हम जो कुछ भी लिखेंगे वो टेक्निकल चीज़ों को नज़र में रखते हुए देखेंगे। अगर हमें पता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएगी तो हम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करके चीज़ों को लिखेंगे।
क्लियरली लिखेंगे, हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है और हमारा पर्पस क्लियर होता है कि ये हमारी ऑडियंस है, हम इस ऑडियंस को ये समझाना चाहते हैं और हमें अगर ये समझाना है ऑडियंस को तो हमें चीज़ों को इस तरह से अरेंज करके लिखना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट ऑडियंस अवेयरनेस मीन। उसके बाद अगर ओरल लैंग्वेज की हम बात करें, यहाँ पे ओरल लैंग्वेज किस तरह से डेवलप कर रही है ऑडियंस अवेयरनेस को, थ्रू स्पीकिंग टू रियल ऑडियंसेस एंड एडजस्टिंग मैसेजेस। हम ओरल लैंग्वेज के थ्रू ऑडियंस के साथ कनेक्शन में रहते हैं, ऑडियंस से बात करते हैं तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि ये हमारा ऑडियंस है, ये हमारी ऑडियंस है और इस ऑडियंस का नेचर ऐसा है, इस ऑडियंस का लेवल ये है, इस ऑडियंस की जो थिंकिंग स्टाइल है, जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह का है, ये चीज़ों को इस तरह से समझता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम क्लियर करते हैं हमारी ऑडियंस के हवाले से, देन हम अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को राइटिंग में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर ऑडियंस। सो ये था हमारे पास ऑडियंस अवेयरनेस रीडिंग फैक्टर है। रीडिंग के अंदर ऑडियंस के हवाले से इंफॉर्मेशन होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। And lastly we have is editing awareness. Editing awareness is about identifying and correcting writing errors. आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग राइटिंग एरर्स। राइटिंग के अंदर हमारे पास जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी इनकरेक्शंस हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट थिंग इज दैट आप पहले तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है। उसके बाद आप करते हैं उसे करेक्ट। इसी को हम एडिटिंग अवेयरनेस बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं। सो एडिटिंग के हवाले से भी क्लैरिटी आ जाती है ऑडियंस के पास। ओरल लैंग्वेज के अंदर ये कैसे डेवलप हो रही है? ओरल लैंग्वेज के अंदर ये हो रही है थ्रू रीडिंग, राइटिंग अलाउड एंड सेल्फ करेक्शन। ओरल लैंग्वेज के अंदर हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो ओरल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास सेल्फ करेक्शन ज़्यादा होती है। वहाँ पे हमें इंस्टेंट फीडबैक्स मिल रही होती हैं। इंस्टेंट फीडबैक्स कैसे? या तो सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, ऑडियंस में से जो है वो बता देते हैं कि यार आपने ये यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आपने कुछ गलत बोला, इस तरह से। या फिर हम बात करें और बात करते करते हमने कोई मिस्टेक की और अचानक से हम देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन, और ऑडियंस का रिएक्शन जैसे ही हम देखते हैं तो हमें पता जो है वो चल जाता है कि हाँ मिस्टेक कोई की है और हम उसे करेक्ट करते हैं। यही सेंस जो है वो हम राइटिंग के अंदर भी बाद में अप्लाई करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ओरली चीज़ों को करेक्ट कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स अपनी सुधार रहे होते हैं, वैसे ही हम राइटिंग के अंदर भी चीज़ों को वर्क करा रहे होते हैं। ओके, सो यही था हमारा आज का टॉपिक, ओरल लैंग्वेज एज द फाउंडेशन ऑफ राइटिंग या ओरल लैंग्वेज फॉर राइटिंग डेवलपमेंट। We discussed 10 different writing factors. First, idea generation. Second, oral rehearsal, vocabulary use, sentence structuring, storytelling ability, descriptive language, peer feedback, writing confidence, audience awareness and the editing awareness. ये 10 फैक्टर्स जो भी हमारे पास राइटिंग के हैं, ये फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं थ्रू ओरल रीडिंग, और ये सारे फैक्टर्स हमारी राइटिंग को इफेक्टिव बनाते हैं और ये ओरल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर दिस वीडियो, और यही हमारे पास थी इंफॉर्मेशन अबाउट राइटिंग डेवलपमेंट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द ओरल लैंग्वेज। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इसके हवाले से एक और चीज़ रहती है, ओरल लैंग्वेज के थ्रू जो हम राइटिंग और रीडिंग डेवलप करेंगे उसमें हम कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं एज अ टीचर, वो एक अलग वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो फॉर दिस वीडियो इट्स ओवर, थैंक यू।
हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओरल लैंग्वेज राइटिंग और रीडिंग को किस तरह से डेवलप करती है। ये हमने चीज़ें पहले देखी हैं और ओरल लैंग्वेज के थ्रू रीडिंग और राइटिंग को डेवलप कराने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल हम रीडिंग और राइटिंग की डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, फॉर टीचिंग स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो वन बाय वन देखते हैं चीज़ों को। ओके, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम तीन चीज़ें देखेंगे। स्ट्रेटजी नेम, व्हाट इज इट, वो है क्या स्ट्रेटजी, उसके अंदर होता क्या है, और हाउ इट हेल्प्स, हेल्प कैसे करती है ये हमारे पास। अच्छा, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ओरल लैंग्वेज से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटजी है रीड अलाउड्स विथ डिस्कशन। हो क्या रहा है इसमें, यहाँ पे अगर देखते हैं, टीचर रीड्स टेक्स्ट अलाउड एंड एंगेजेस स्टूडेंट इन इंटरैक्टिव डिस्कशन। टीचर जो है वो टेक्स्ट को लाउडली रीड कर रहा होता है और साथ ही साथ डिस्कशंस हो रही होती हैं। डिस्कशंस किस तरह से, टीचर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, बच्चों से क्वेश्चंस कर रहा होता है, वर्ड मीनिंग्स जो उनको डिस्कस कर रहा होता है। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो दौरान रीडिंग के दौरान जो है वो हो रही होती हैं। सो ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, रीड अलाउड्स विथ डिस्कशन। टीचर लाउडली चीज़ों को रीड कर रहा है और साथ ही साथ डिस्कशंस के अंदर भी इंगेज्ड है। कॉमन स्ट्रेटजी है हमारे पास, एक यूज़ होती है मोस्टली। ये हेल्प हमारे पास किस तरह से करी, अगर यहाँ से चीज़ों को देखते हैं। ओके, यहाँ से अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो ये किस तरह से हेल्प करी है। बिल्ड्स वोकैबुलरी, लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड एक्सपोजर टू फ्लुएंट रीडिंग। रीड अलाउड के साथ क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास है जी वोकैबुलरी, वोकैब डेवलप हो रही है यहाँ पे। बिल्ड वोकैबुलरी, वर्ड पावर बिल्ड होगा इससे। टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, बच्चे जो है उन्हें सुनेंगे, वर्ड्स को सुनेंगे और साथ ही साथ टीचर डिस्कशन कर रहा है, वर्ड मीनिंग्स बता रहा है, तो एक वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांगली बिल्ड होगी। दूसरा है लिसनिंग, अच्छी होगी बच्चों की। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होगा, चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। जब डिस्कशन हो रही है, टीचर समझा रहा है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और बच्चे जो हैं वो ये सीखते हैं कि फ्लुएंट रीडिंग किस तरह से की जाए। टीचर रीड कर रहा है तो बच्चे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ वो देख रहे होते हैं कि टीचर किस तरह से पढ़ रहा है, और बच्चे जो हैं वो टीचर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इमिटेट, उसके जैसे ही पढ़ने का, उसके जैसा ही बिहेवियर रखने का सोचते हैं, ट्राई करते हैं। सो ये हमारे पास है फर्स्ट स्ट्रेटजी, रीड अलाउड्स विथ डिस्कशन। इसके अंदर हमने देखा ये है क्या और किस तरह से हेल्प कर रही है। सेकंड हमारे पास स्ट्रेटजी है थिंक पेयर शेयर, अगेन एक कॉमन स्ट्रेटजी है। ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स थिंक इंडिविजुअली, सबसे पहले स्टूडेंट्स कुछ सोचते हैं, डिस्कस विद द पार्टनर, फिर वो चीज़ पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं, देन शेयर विद द ग्रुप, और फिर जो है वो पूरे ग्रुप के साथ या पूरी क्लास के साथ शेयर करते हैं बातें। लाइक हमने कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे इंडिविजुअल दो पेयर के अंदर जो बच्चे थे उनको हमने सेट किया, पेयर के अंदर रखा। अब दोनों बच्चे इंडिविजुअली पहले सोचेंगे, फिर उससे अपने पार्टनर के साथ करेंगे डिस्कस उस चीज़ को, जो भी चीज़ उन्हें कही गई थी, जो भी एक्टिविटी या टास्क उन्हें परफॉर्म करने के लिए बताया गया था, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद वो आएंगे और पूरी क्लास के सामने वो शेयर करेंगे। जैसे कि हमने रीडिंग के लिए टेक्स्ट दे दिया, एक लेसन था, रीडिंग के लिए दे दिया, दो बच्चों को पेयर में, दोनों ने अलग अलग रीड किया, फिर उन्होंने क्या डिस्कस किया, इसकी ये मीनिंग्स हो सकती हैं, ये इसकी पॉइंट्स हैं। उसके बाद वो आते हैं और क्लास के सामने उस लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास एक थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटजी आ गई। ये हेल्प किस तरह से कर रही है, यहाँ पे अगर देखते हैं, इनकरेजेस, पहली चीज इनकरेजेस वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग डेवलप होती है। आइडिया फॉर्मुलेशन, आइडियाज किस तरह से जनरेट करने हैं, ठीक है, हमने जैसे बात की, पहले उन्होंने सोचा, सोचने के बाद डिस्कस किया, तो वहां से क्लैरिटी आ जाती है कि किस तरह से जो है वो आइडियाज फॉर्म करने हैं, सोचना किस तरह से, डिस्कस कैसे करना है, और डिस्कस करने के बाद जो है मॉडिफिकेशन कैसे आती है आइडियाज़ के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं।
एंड प्रिपरेशन फॉर राइटिंग। और जब आइडियाज़ जनरेट होते हैं तो बच्चा जो है वो राइटिंग के लिए प्रिपेयर्ड होता है, फिर लिखने के लिए रेडी हो जाता है। सो ये है हमारे पास सेकंड स्ट्रेटजी, थिंक पेयर शेयर। नेक्स्ट वी हैव इज स्टोरी रीटेलिंग। बच्चों ने कोई स्टोरी पढ़ ली, उसको आके फिर ऑन वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स रीटेल अ स्टोरी यूजिंग देयर ओन वर्ड्स। उन्होंने कोई स्टोरी पढ़ी, कोई स्टोरी सुनी, वो आए और फिर से अपने ही अल्फाज में उन्होंने क्या समझा वो चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, डेवलप सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस के अंदर, कोहेरेंस के अंदर आइडियाज़ को शेयर करना आ जाता है उन्हें। नैरेटिव स्ट्रक्चर, स्टोरी की स्ट्रक्चर जो है उसकी क्लैरिटी आ जाती है और वोकेबलरी बिल्ड होती है। और ये सारी चीज़ें हमारे पास रीडिंग और राइटिंग में भी मैटर करती हैं। वोकेबलरी रीडिंग में मैटर करती है, सीक्वेंसिंग और नैरेटिव स्ट्रक्चर ये भी हमारे पास रीडिंग और राइटिंग, वोकेबलरी भी जो है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों में मैटर करते हैं हमारे पास। सो स्टोरी रीटेलिंग के थ्रू भी हम टीचिंग कर सकते हैं। नंबर 4, ओरल रिहर्सल। ओरल रिहर्सल हमने पहले भी देखा राइटिंग के अंदर। स्टूडेंट्स से सेंटेंसेस अलाउड बिफोर राइटिंग। सेंटेंस लिखने से पहले जो है वो स्टूडेंट्स लाउडली जो है वो, लाउडली मीन्स के इतना लाउडली कि वो खुद जो है उन्हें समझ पाएँ, फील कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स जो है वो पहले ओरली बोलते हैं सेंटेंसेस को, उन्हें क्लैरिटी मिलती है टोन के हवाले से, रिदम के हवाले से, फीलिंग्स किस तरह से आ रही हैं, कौन से इमोशंस जो है वो सेंटेंस में आ रहे हैं, किस तरह से चीज़ें या स्ट्रक्चर जो है वो वर्क कर रही है सेंटेंस की, ये सारी एक क्लैरिटी आ जाती है। और क्लैरिटी के साथ बाद में स्टूडेंट्स जो है वो लिखते हैं, और तो ये एक इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव राइटिंग बनती है। ये हेल्प किस तरह से कर रही है, इम्प्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस की स्ट्रक्चर की क्लैरिटी आ जाती है, फ्लुएंसी अच्छी बनती है राइटिंग में, और राइटिंग में क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। और इस चीज़ का रीडिंग से भी इम्पैक्ट है, रीडिंग में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझेगा बच्चा तो इजीली जो है वो फ्लुएंटली जो है वो रीडिंग कर पाएगा। देन नंबर 5 स्ट्रेटजी है हमारे पास इंटरएक्टिव राइटिंग। इंटरएक्टिव राइटिंग क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट कंपोज टेक्स्ट टुगेदर ओरली एंड इन राइटिंग। ओरली और राइटिंग जो है वो टीचर और स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हुए लिख रहे हैं। ये इस तरह से भी हो सकता है जैसे टीचर कुछ बता रहा है और बच्चे जो है वो लिख रहे हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है इंटरएक्टिव राइटिंग में हमारे पास। ये हो क्या रहा है यहाँ पे, लिंक्स ओरल एक्सप्रेशन टू रिटन कंस्ट्रक्शन। ओरली कुछ जो कुछ भी बातें की जा रही हैं, ओरली जो कुछ एक्सप्रेस किया जा रहा है उसको राइटिंग के अंदर कन्वर्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना। ये हमारे पास कॉमन होता भी है। लाइक हम लेसन लिखा रहे होते हैं, टीचर जो है वो बातों को जो बोल रहा होता है, ठीक है, लेसन जो भी सेंटेंसेस हैं वो बोल रहा है और बच्चे उसको सेम को रिटन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे क्या है, एक्सप्रेशन क्लियर हो रहा है, सही है, जो बात करने का अंदाज है, एक्सप्रेशन है, वो क्लियर हो रहा है बच्चों का। मॉडल सेंटेंस फॉर्मेशन, और उन बच्चों को जो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की भी क्लैरिटी आ जाती है, वो सेंस कर रहे होते हैं कि सेंटेंसेस किस तरह से स्ट्रक्चर हो रहे हैं। सो ये हमारे पास थी स्ट्रेटजी नंबर 5 इंटरएक्टिव राइटिंग। उसके बाद एक यहाँ पे अगर देखते हैं रोल प्ले एंड ड्रामा। रोल प्ले एंड ड्रामा हमारे पास कॉमन चीज़ है। स्टूडेंट्स एक्ट आउट रोल्स प्ले करते हैं, डायलॉग प्ले करते हैं और सिनारियोज जो है उन्हें सामने करके दिखाते हैं, ड्रामास प्ले करते हैं। सो ये हमारे पास कॉमन स्ट्रेटजी है। ये हमारे पास हेल्प किस तरह से कर रही है, एनहेंसेस एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना सिखा रही है, उसको इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। हमें आइडियाज़ आते हैं कि कैसे हम बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज को थ्रू डिफरेंट रोल्स के थ्रू, डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए हम कैसे लैंग्वेज को एक्सप्रेस करें। और दूसरा डायलॉग स्किल्स, डायलॉग कैसे डिलीवर करने हैं उसकी क्लैरिटी आ जाती है। एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकेबलरी, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकेबलरी मीन्स के रोल प्ले की अगर हम बात करते हैं तो रोल प्ले जो है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के हवाले से होता है और वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के हवाले से होता है। तो वो एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड जो वोकैब है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड वोकैब है, वो भी डेवलप होती है जो हम बाद में राइटिंग और रीडिंग में बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कशन सर्कल्स। डिस्कशन सर्कल्स इज अबाउट ग्रुप डिस्कशंस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स दे दिए और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस जो है वो हमने अरेंज करा ली।
जैसे रीडिंग के लिए हमने कोई एक टेक्स्ट, पीस ऑफ टेक्स्ट दे दिया है, पीस ऑफ टेक्स्ट जो वो हमने ग्रुप में दिया है और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और फिर उस पर डिस्कशंस कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी आ जाती है टीचिंग के लिए। ये हेल्प किस तरह से कर रही है यहाँ से अगर देखें, एनकरेजेस डीपर थिंकिंग। वहाँ पे हम चीज़ जब टेक्स्ट बच्चों को देते हैं तो वहाँ पे वो डेप्थ में सोचते हैं, डीपर थिंकिंग उनकी क्लियर होती है, एक्सप्रेशन उनका क्लियर होता है, और क्रिटिकल एंगेजमेंट विद टेक्स्ट, क्रिटिकली जो है वो एंगेज रहते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं, क्रिएटिवली सोचते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ अंडरस्टैंड करने का सोचते हैं, और ये उनकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करती है, फ्लुएंसी भी डेवलप करेगी, डिस्कशंस किस तरह से की जाती हैं, एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो हम बाद में रीडिंग और राइटिंग में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जी पिक्चर टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स डिस्क्राइब एंड डिस्कस अ पिक्चर ओरली। जैसे हमारे पास पिक्चर बेस्ड स्टोरीज होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करके बच्चों को लिखने के लिए या रीडिंग के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो डिस्क्राइब करें एक पिक्चर को ओरली, ठीक है, हमने पिक्चर दे दी, उसको ओरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चों की जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है वो बिल्ड होगी। यहाँ पे देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बिल्ड होगी, चीज़ों को डिस्क्राइब करना सीखेंगे और सेंटेंस कनेक्ट कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं, और राइटिंग आइडियाज जो हैं वो भी बिल्ड होंगे। सो राइटिंग के लिए ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी और रीडिंग के लिए भी अच्छी स्ट्रेटजी होगी पिक्चर टॉक्स। फिर है वोकैबुलरी टॉक्स क्या है, फोकस्ड ओरल एक्टिविटीज अराउंड न्यू वोकैबुलरी। हमारे पास ओरल एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हमारा फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी को डेवलप करना। ये हेल्प किस तरह से करेगा, अच्छा, वोकैबुलरी टॉक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं, लाइक हम ये एक्टिविटी कॉमन करा रहे होते हैं कि हमने एक वर्ड दिया, उसके बाद एक वर्ड चेन को फॉलो कराते हैं, बच्चे जो है वो लास्ट लेटर से शुरू होने वाला वर्ड बता रहे हैं, एक ये हम करते हैं, और दूसरा हम ये बोलते हैं कि इनिशियल लेटर सबका सेम हो, ई से शुरू होने वाले वर्ड्स बताओ, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। सो ये भी ओरली हम वोकैब डेवलप करा रहे होते हैं जो रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए यूजफुल होते हैं, या फिर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, वोकैब जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ भी हो सकती है। अच्छा, ये हेल्प कैसे करेगी, यहाँ पे रेनफोर्सेस मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होती है, मीनिंग क्लियर होती है, एंड यूजेज ऑफ न्यू वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है इसकी क्लैरिटी आ जाती है। वर्ड्स बिफोर रीडिंग और राइटिंग और रीडिंग से पहले ही जो है वो क्लैरिटी मिल जाती है कि वर्ड्स का यूज़ क्या है, उनकी मीनिंग क्या है और उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो वो बाद में रीडिंग और राइटिंग में हेल्पफुल रहती हैं। ओके, देन है जी लास्ट स्ट्रेटजी, शेयर्ड रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, शेयर्ड रीडिंग एंड राइटिंग से हमारे पास मतलब है कि टीचर एंड स्टूडेंट्स रीड एंड राइट टुगेदर विथ ओरल इंटरेक्शन। टीचर और स्टूडेंट जो है वो एक साथ रीड करते हैं, एक साथ राइट करते हैं, और ओरल इंटरेक्शन उनका रहता है। ऐसे टीचर जो है वो कोई भी बात कर रहा है और साथ ही साथ जो डिस्कशंस करता जा रहा है, कुछ लिखा रहा है, और साथ ही साथ उन्हें वर्ड बाय वर्ड ओरली रीड कर रहा है और एक्सप्लेन भी करता जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर्ड रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, ये हेल्प किस तरह से करिए, हमारे पास स्ट्रेंथन्स कनेक्शंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। इससे हम स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को कनेक्ट कर रहे हैं, और स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशंस क्लियर होंगे, कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगी, फ्लुएंसी स्ट्रांग होगी, वोकैब पावर बिल्ड होगा, और रीडिंग के सारे कंपोनेंट्स जो है साउंड से रिलेटेड हो, यूनिट्स डिफरेंट वर्ड स्पेलिंग से रिलेटेड हो, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं वो, प्रेडिक्शंस आ गई, इन्फेरेंसेस आ गए, आइडिया जनरेशन आ गई। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास क्लियर होंगी। सो यही थी हमारे पास 10 कॉमन स्ट्रेटजीज जिनको यूज़ करके हम ओरल लैंग्वेज को यूज़ करें और रीडिंग और राइटिंग को डेवलप कराने के हवाले से, या रीडिंग और राइटिंग के फैक्टर्स जो हैं उनको डेवलप करने के हवाले से यूज़ कर पा रहे हैं।
सो दिस इज़ ओवर फॉर दिस वीडियो। यही था हमारे पास, और इसके साथ ही हमारे पास 4 वीडियोस यहाँ पे पूरे हुए अबाउट ओरल लैंग्वेज फॉर ओरल लैंग्वेज एज फाउंडेशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। इसके अंदर हमने ओरल लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया हुआ है, ओरल लैंग्वेज एज फाउंडेशन ऑफ राइटिंग, ओरल लैंग्वेज एज फाउंडेशन ऑफ रीडिंग को देखा, और कुछ स्ट्रेटजीज देखी जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग यूजिंग ओरल लैंग्वेज। सो यही था हमारा, और ये टॉपिक यहाँ पे हमने कवर कर लिया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन चीज़ों से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं, और हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।